वेलकम टू वंशिका कोचिंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग। तो अभी तक के जितने भी वीडियो आप लोगों ने देखे हैं वो आपको सभी बहुत ही समझ में आए होंगे, और उसमें अगर किसी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो चलिए मित्रों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके लिए आया हूं। आज आपका जो पेपर इंग्लिश का हुआ है वो सभी बच्चों के माध्यम से पता चला है कि सर पेपर बहुत अच्छा आया है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आगे के पेपर ही आपके ऐसे आते रहें। और आज आपका टॉपिक जो है वो साइंस का है, क्योंकि अगला पेपर आपका विज्ञान का होने वाला है। तो आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं दोस्तों विज्ञान पर। विज्ञान के जो सही विकल्प हैं, केवल ऐसे सही विकल्प जो पेपर में निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है, आप बेल आइकन को क्लिक कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले पाए। तो चलिए चलते हैं, और आज के टॉपिक में पढ़ेंगे साइंस के सही विकल्प, खाली स्थान और जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं, आज उन सभी पर अपनी चर्चा होगी। तो पहला प्रश्न है बच्चों, खरपतवार हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं। यह पेपर में आपके ऑब्जेक्ट आ सकता है कि खरपतवार हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं। सभी बच्चे जानते होंगे खरपतवार होता क्या है। देखिए, जब हम खेतों में फसल उगाते हैं तो उस फसल के साथ, जब हम फसल के साथ जो चारा जम जाता है, जैसे आपने गेहूं का बीज डाला तो गेहूं के साथ में जो चारा जम गया तो उसको हटाना पड़ता है। उसी को हम खरपतवार कहते हैं। जो बीच में बिना बीज के जो खेतों में उगाता है उसे हम खरपतवार कहते हैं। और इस खरपतवार को हटाने की प्रमुख विधि जो होती है वो बच्चों होती है निराई। निराई का मतलब होता है उसको खोद कर अलग करना। तो इस प्रकार आपको याद रखना पड़ेगा कि खरपतवार को हटाने की क्रिया जो होती है वो निराई होती है। चलिए सेकंड टॉपिक पे अगर बात करें तो लिखा है दाब का मात्रक क्या होता है। तो बच्चों, दाब का जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर होता है। इसी प्रकार कार्य का जूल होता है, शक्ति का वाट होता है। आप जितने भी मात्रक साइंस में आपके दिए गए हैं बुक से आप एक बार देख लीजिए, मात्रक देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि इस टॉपिक से आपको एक प्रश्न मिलने वाला है। डेफिनेटली आप इस पर यकीन करें, मात्रक से आपका प्रश्न आएगा। चलिए तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, और इसमें लिखा हुआ है नेप्थलीन की गोलियां खाली स्थान से प्राप्त की जाती हैं। तो बच्चों ध्यान रखना है, नेप्थलीन की जो गोलियां होती हैं वो कोल तार से प्राप्त की जाती हैं। तो आपको कोल तार इसमें याद रखना है, और ये खाली स्थान में भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं। डेफिनेटली आपका आंसर उसी प्रश्न में लिखा हुआ है। उसने कहा वायुमंडलीय द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो इस प्रकार आपको वायुमंडलीय दाब यहां पर याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, ध्वनि की सर्वाधिक गति किस भाग में होती है। तो ये जो खाली स्थान में भी पूछा जा सकता है, और आपको पता है कि ध्वनि की जो गति होती है वो सर्वाधिक ठोस में होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ध्वनि की सबसे ज्यादा जो गति होती है वो ठोस में होती है। इसके बाद जो हम बात करते हैं रबी की फसल का सही युग्म क्या होगा। यहां बच्चों आपको ऑब्जेक्ट में 4 ऑप्शन मिलेंगे। उन 4 ऑप्शन में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों के नाम दिए होंगे, जिसमें आपको याद रखना है दोस्तों कि रबी की फसल का नाम अगर लिया जाए तो आपको चना लगाना है। अच्छा बच्चों, आपको याद रखना है, सभी लोगों को पता होगा कि फसल जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आपकी खरीफ की फसल आती है। इस खरीफ की फसल को जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर सितंबर में काट लिया जाता है। ये आपकी खरीफ की फसल हो जाती है। फिर इसके बाद अक्टूबर नवंबर में जो फसल बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में जो फसल काटी जाती है उसे हम रबी की फसल कहते हैं। जो अभी फसल कटने को आ चुकी है और अधिकतर खेतों में फसल कट चुकी है, और जहां कट रही है वो रबी की ही फसल है बच्चों।
इसके बाद तीसरे नंबर पे जो आपकी फसल आती है उस फसल का नाम होता है जायद की फसल। जी हाँ, जायद वह फसल होती है बच्चों जिसमें लताएं वाली सब्जियां और फलदार लताएं वाले फलदार वृक्ष होते हैं, जिसे हम कहते हैं जायद की फसल। मार्च अप्रैल में बोई जाती है और इसके बाद जून जुलाई में ये काट ली जाती है। इस प्रकार से लताएं वाली सब्जियां होती हैं। कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं जो 12 महीने आपकी चलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन कौन सा होता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, आप जिस शहर में रहते हैं हर जगह सीएनजी का प्रयोग आजकल होने लगा है। सीएनजी के जो वाहन आते हैं उसमें सीएनजी जो गैस होती है, इसमें ईंधन जो होता है इसमें धुआं नहीं वाहनों से निकलता है, इसमें प्रदूषण कम होता है, जिससे बीमारियों का खतरा कम होता है। आने वाले समय में जितने भी वाहन ये चल रहे हैं वो धीरे धीरे सारे सीएनजी में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर इसके बाद भारत जैसे देश में प्रदूषण का जो खतरा बना हुआ है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण वाला जो ईंधन होता है वो सीएनजी होता है। अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन बेटा हाइड्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रा। तो आपको याद रखना है, यह टॉपिक आपको याद करना है। अलैंगिक जनन को हम हाइड्रा कहते हैं। इसके बाद पेपर में आता है एलपीजी क्या है। बच्चों, एलपीजी को दो तरीके से पूछा जा सकता है। एलपीजी का आपसे शॉर्ट फॉर्म बोल के आपसे फुल फॉर्म लिया जाएगा, या फिर आपसे एलपीजी के उपयोग लिखिए, एलपीजी किसे कहते हैं, इस प्रकार से भी प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। तो एलपीजी जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सभी बच्चे जानते हैं। आजकल हम घरों में जो सिलेंडर यूज करते हैं, खाना बनाने जिस गैस का प्रयोग करते हैं उस गैस का नाम एलपीजी होता है और एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, आवृत्ति को कैसे मापा जाता है। तो आवृत्ति को मापा जाता है बच्चों हर्ट्ज से। आवृत्ति को मापने का जो यंत्र होता है वो हर्ट्ज होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे ध्वनि को मापने वाले यंत्र को हम डेसिमल कहते हैं, ठीक उसी प्रकार आवृत्ति को मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? हर्ट्ज कहते हैं। इसके बाद बात करें तो धान एवं मक्का की फसल कौन सी फसल होती है। तो धान और मक्का सभी लोग जानते हैं, बरसात के मौसम में इस फसल को लगाया जाता है और धान और मक्का जो होता है ये खरीफ की फसल होती है। खरीफ की फसल को ही हम धान और मक्का वाली फसल के नाम से जानते हैं। यूरिया उर्वरक क्या है? बच्चों, यूरिया की अगर हम बात करें तो खेतों में जो खाद्य का प्रयोग हम करते हैं, खाद डालते हैं, उसको यूरिया कहते हैं। यूरिया जो होता है ये नाइट्रोजनी जो उर्वरक होता है उसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार यूरिया का जो उर्वरक है वो आपका क्या हो गया? नाइट्रोजनी हो गया। 2-4-D 2,4-D एक खाली स्थान है। ये आपको याद रखना है बेटा, ये कीटनाशक एक दवाई है जो खरपतवारी जब हम कोई फसल उगाते हैं उसमें, अभी मैंने पहले टॉपिक में आपको बताया था कि फसल उगाते समय जब बीच में चारा जम जाता है और उसको निराई के माध्यम से हम अलग कर देते हैं, उसको खरपतवार कहते हैं। तो इस चीज को पहले से बचने के लिए हम क्या करते हैं? खरपतनाशी एक दवा होती है, वो कीटनाशक दवा होती है, उसको डालने से क्या होता है? ये खरपतवार खत्म हो जाता है। इस प्रकार आपको ये जो टॉपिक आपको 15 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं इनको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद 15 ऑब्जेक्ट आपको अभी और मिलने वाले हैं जिसमें ये सारे महत्वपूर्ण रहेंगे और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आप इनको ध्यान से पढ़िए दोस्तों और वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बच्चों, और अब आगे चलते हैं। इसके आगे आप देखने वाले हैं 16 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें लिखा है परख नली शिशु का विकास होता है। शिशु नली जो शिशु का परख नली शिशु का जो विकास होता है, इसमें आप लगाएंगे टिक मादा के शरीर में।
क्योंकि परख नली शिशु का जो विकास होता है वो मादा के शरीर में होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अमीबा में जनन खाली स्थान विधि से होता है। तो अमीबा में जो जो जनन होता है वो द्विखंडन विधि से होता है। तो आपको याद रखना है कि अमीबा में जो जनन होता है वो द्विखंडन विधि से होता है। आईवीएफ का पूरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आपको ये नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आपको इसको अच्छे से याद करके जाना है। इसके बाद आता है किशोर अवस्था की अवधि कहां से कहां तक होती है? तो बच्चों याद रखना है जो किशोर अवस्था होती है वो 11 वर्ष से 19 वर्ष तक के लिए होती है। इसके पहले वाली अवस्था होती है, फिर किशोर अवस्था होती है। तो 11 से 19 तक आपको लगाना है। इसके बाद लिखा है मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव जो कोशिका होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होते हैं। ये आपको याद रखना है कि 23 जोड़े इसमें होते हैं। इसके बाद आता है मधुमेह शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण होता है। मधुमेह को डायबिटीज भी कहते हैं, शुगर की बीमारी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और आपको याद रखना है इस बीमारी से बचने के लिए आपको मीठा कम खाना है, अपने खाने पीने पर ध्यान रखना है, इस बीमारी से बचना चाहते हैं। और जिसको यह बीमारी हो जाती है तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। और इंसुलिन से बचने, इंसुलिन की कमी के कारण हमारे शरीर में मधुमेह नामक रोग हो जाता है। AIDS नामक रोग जो होता है ये इसको एड्स के नाम से भी जानते हैं। ये संक्रमित बीमारी होती है। तो आपको याद रखना है बच्चों यह विषाणु के द्वारा फैलती है। इसका जो वायरस रोग होता है वो विषाणु होता है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। सभी बच्चों ने कैरम खेला होगा। जब कैरम खेलते हैं तो कैरम खेलते समय अगर उस पर पाउडर ना डाला जाए तो जो उसका स्ट्राइकर होता है उसको खिसकने में टाइम लगता है, लेकिन जब पाउडर डाल दिया जाता है तो स्ट्राइकर जल्दी जल्दी खिसकता है। इसी को बच्चों कहते हैं घर्षण का कम होना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं ध्वनि एक प्रकार की क्या है बच्चों? ऊर्जा है। तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा हो गई। सबसे अच्छा चालक क्या है? सिरका। ये आपको याद रखना है। एलईडी का पूरा नाम क्या है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। क्या कहते हैं बच्चों? एलईडी का पूरा नाम है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। डायोड या आप इंग्लिश में बोल सकते हैं लाइट इमिशन डायोड। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है भूकंप की माप। जब भूकंप आते हैं तो भूकंप को मापने की इकाई क्या होती है? सभी बच्चों को पता है। जब भूकंप आते हैं तो भूकंप को मापने की इकाई को हम सीस्मोग्राफ के नाम से जानते हैं। अगर बच्चों ध्यान रखना, अगर ये भूकंप पृथ्वी पर आता है तो हम सीस्मोग्राफ से नापते हैं। और यही भूकंप जब सागरों महासागरों में आता है तो रिएक्टर पैमाने से इसको मापा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो समुद्र में भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने से मापी जाती है, लेकिन पृथ्वी पर जब भूकंप आता है तो हम इसकी तीव्रता को सीस्मोग्राफ से मापते हैं। इसके बाद आपका आ गया सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितने सेंटीमीटर की होती है? बच्चों आपको बताना चाहूंगा जो हमारी दृष्टि होती है जब कोई चीज हम पढ़ते हैं तो जितने नजदीक लेते जाएंगे वो जो आपके अक्षर लिखे रहते हैं वो धुंधले होते चले जाएंगे। तो हमारी जो स्पष्ट दूरी बुक और आंखों की दूरी होती है ये 25 सेंटीमीटर होती है। तो आपको याद रखना है हमारी आंखों से अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर दूरी पर होती है तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है। अगर आप उसको ज्यादा नजदीक लाएंगे तो वो धुंधली होती जाएगी और ज्यादा नजदीक लाने पर दिखना बंद हो जाएगी। इसीलिए आपको याद रखना है बच्चों कि स्पष्ट दूरी के लिए 25 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। इसके बाद आपसे बात करते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कैसा होता है? ये सदैव होता है। ये आपको याद रखना है। किसी कोण पर झुके दो दर्पण कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं? तो आपको याद रखना है ऐसी कंडीशन में अनेक प्रतिबिंब बनेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आए होंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके ऑब्जेक्टिव हैं, सही विकल्प हैं, इसमें खाली स्थान भी लिए गए हैं। तो बच्चों इसको आप ध्यान से देख लीजिए। कल आपका साइंस का पेपर है और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले आपके अगले पेपरों में जो भी वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।